पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, कुछ नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से समझेंगे डॉक्टर सुष्मित मुखर्जी के साथ। तो चलिए वेलकम टू बायोस्फीयर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर सुष्मित मुखर्जी और आप मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो क्लास 11 के सेकेंड वाले चैप्टर है। उनके थोड़े बहुत प्रिपरेशन हमने किए थे लाइन बाय लाइन। अब के वीडियो में अभी जो होगा वो आगे वाला पोर्शन हम लोग प्रिपेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसके पहले वाले जो क्लास थे उसमें बैक्टीरिया के शेप के बारे में बताया गया था कि शेप के हिसाब से बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया जाता है। अब अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है। चलिए आज शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन। फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या कहा गया है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मतलब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो काफ़ी सिंपल है, ऐसा माना जाता है कि ये वेरी सिंपल है। किस हिसाब से ये सिंपल है, ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के हिसाब से बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उस हिसाब से इसका जो सेल है ये काफ़ी सिंपल है। लेकिन दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मतलब इनके जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है इनके, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल भी नहीं है। दिखते हैं सिंपल, कुछ लोग होते नहीं है। तो बैक्टीरिया के भी ऐसे ही हाल है कि ये स्ट्रक्चरली तो सिंपल है, लेकिन बिहेवियर अगर स्टडी किया जाए तो देखा जाएगा कि उतना भी सिंपल नहीं है। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मतलब अगर अदर ऑर्गेनिज्म के साथ इसका कंपेयर किया जाए, इसका तुलना किया जाए, तो देखा जाएगा कि बैक्टीरिया ग्रुप के हिसाब से अगर स्टडी करें, अलग अलग बैक्टीरिया जिसमें इंक्लूडेड है ऐसे ग्रुप के हिसाब से अगर स्टडी करें, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब इनके सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो उन मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म के दो बेसिक रिएक्शंस क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शंस है जिसमें कुछ चीज़ें बनाए जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बनने वाले जो मेथड्स है, बायोकेमिकल मेथड्स है, उनको एनाबॉलिज्म कहा जाएगा। और जो मेथड से कुछ मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है उसको कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो ऐसे जो मेटाबॉलिक पाथवेज है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जो सेल के साइटोप्लाज्म में ज़्यादातर होते हैं, उस पे काफ़ी वेरिएशन है। मतलब अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक पाथवे यूज़ करता है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइप के वेरिएशंस मिल जाते हैं सिर्फ ये बैक्टीरिया के ग्रुप में। सम, नेक्स्ट लाइन क्या दिया है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक। बैक्टीरिया में से कुछ होते हैं ऑटोट्रोपिक। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सम बोला है, मतलब ज़्यादातर नहीं, कम अमाउंट के जो बैक्टीरिया है, मतलब कुछ ही बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का किंगडम काफ़ी बड़ा है, बहुत टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से कुछ ही जो बैक्टीरिया है वो क्या है, वो ऑटोट्रॉपिक है। अभी ऑटोट्रॉपिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब खुद का खाना जो खुद बना रहा है, तो वो ऑटोट्रॉपिक हो गया। तो ये ऑटोट्रॉपिक कुछ बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। मतलब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मतलब कुछ भी केमिकल वगैरह यूज़ करके अपना खुद का खाना जो खुद बनाते हैं, ऐसे वाले बैक्टीरिया बहुत ही कम होते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब लाइट को यूज़ करके। क्या डिस्टर्बेंस है ये, मेरा जो जहाँ पे जो मेरा घर है ना, यहाँ पे इतना बाइक जाता है आसपास से, हर वक्त 24 आवर का डिस्टर्बेंस चलता रहता है। चलिए हम लोग फोकस करते हैं। तो दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब जैसे हायर प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होता है, सनलाइट को यूज़ करते हैं और अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऐसे वाले हो सकते हैं, तो भी वो ऑटोट्रॉपिक ही हुआ। लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या फोटो ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है। और केमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी केमिकल को यूज़ करके खुद का खाना खुद बना रहा है, तो भी वो ऑटोट्रॉपिक ही हुआ, लेकिन वो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या केमोट्रॉप्स भी बोला जाता है। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। केमोट्रॉप्स और फोटोट्रॉप्स, ऐसे भी इनके नाम यूज हो सकते हैं। ये वेरिएशन से मीनिंग सेम ही होगा। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स। अब यहाँ पे देखिए वास्ट मेजॉरिटी बोला, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही सारे जो लाइन के स्पेशल जो एरियाज है क्वेश्चन नीट में आने के लिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है। जहाँ पे सम बोला गया, जैसे यहाँ पे सम बोला गया, सम बैक्टीरिया,
मतलब स्टेटमेंट में अगर डाल दे कि ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या ऑटोट्रॉपिक है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे बोला है वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, मतलब चलो फिर से और एक बाइक का है, कितना डिस्टर्बेंस है। चलिए फोकस करते हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब खुद का खाना वो खुद नहीं बना सकते। अच्छा, हम लोग हेटेरोट्रॉप है या ऑटोट्रॉप्स है? हम लोग तो भाई बिल्कुल हेटेरोट्रॉप्स है। हम लोग दुकान में जाते हैं, मोमो वगैरह खाते, कोई भी सामान चाहिए, कोई भी कुछ भी चाहिए, हम लोग खरीद के खा लेते। अगर खरीदने को पहले के टाइम में मिलता नहीं था तो हम लोग हंटिंग भी करते थे। तो हम लोग तो कम्प्लीटली हेटेरोट्रॉप्स है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, कुछ जो है वो ऑटोट्रॉप्स है। उनमें दो डिफरेंसेस मिलेगा, एक लाइट को यूज़ करके अपना खाना बना रहा है, दूसरा कोई केमिकल को यूज़ करके अपना खाना बना रहा है। ऐसे वेरिएशंस दो अलग अलग ग्रुप के मिलेंगे। और बाकी ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो है हेटेरोट्रॉप्स, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, मरा हुआ डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो पहले जी रहा था बाद में जाकर मर गया, उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है अपने फूड सोर्स के लिए। अगर ये मरा हुआ चीज़ पे डिपेंड करेगा तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। इसको सैप्रोफाइटिक भी बोला जाता है कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जो अपना जिससे अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं, ऐसे वाले जो है। अब आते हैं यहाँ पे एक स्पेशल एक कैटेगरी है बैक्टीरिया का, जिसको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। अब याद होगा पहले भी मैंने पढ़ाया था कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन के हिसाब से क्लासीफाई करें तो उनमें एक आता है क्या, आर्की आता है, दूसरा क्या आता है, यू बैक्टीरिया आता है, और तीसरा डोमेन क्या था, यूकेरिया का था। जिसमें बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल वाले जितने भी किंगडम्स थे वो सारे ऑर्गेनिजम्स थे। यू बैक्टीरिया मतलब नॉर्मल वाले जो हमारे आसपास जो बैक्टीरिया मिलते हैं, फॉर एग्जांपल इकोलाई ले लीजिए, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ले लीजिए, ये सारे कॉमन वाले बैक्टीरिया, ये सारे यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आएगा। और आर्की बैक्टीरिया क्या है, थोड़े एंशियंट टाइप के बैक्टीरिया है, थोड़े अलग ही किस्म के बैक्टीरिया, उनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो ये एक डोमेन है, ठीक है। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्किया एक डोमेन है। चलो उसके बारे में देख लेते हैं, वो बैक्टीरिया खास क्यों है, स्पेशल कहाँ है, वो भी देखना है। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल, अलग, थोड़े तो अलग होंगे इसलिए स्पेशल है। सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, हार्श मतलब डेंजरस वाला हैबिटेट में रहने वाले हैं। ये साधारण बैक्टीरिया नहीं है, ये साधारण एनवायरनमेंट में नहीं रहता है। इनके जो लिविंग एनवायरनमेंट है वो थोड़े अलग ही है, थोड़े डिफिकल्ट वाले एनवायरनमेंट है। अरे बाप रे, तो भयंकर बाइक था। चलो आगे बढ़ते हैं। सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, मतलब जहाँ पे सॉल्ट के कंसेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, जो हैबिटेट में, जो लिविंग कंडीशन में सॉल्ट के कंसेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ भी ये मिल जाते हैं। अगर वहाँ पे ऐसे कोई आर्की बैक्टीरिया मिले तो उसको कैटेगराइज करेंगे, उसको डालेंगे कौन से कैटेगरी में, उसको हैलोफिल्स बोलेंगे। हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है, बाकी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसे वाले इन्वायरमेंट में अगर सर्वाइव करे तो क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफिल बोलेंगे। मार्शी एरियाज में अगर रहता है, मार्शी एरियाज मतलब क्या है, जहाँ पे वो थोड़े स्वाम्पी एरिया से थोड़ा सॉयल उसके साथ वाटर मिक्स हुआ है, ऐसा वाला अगर एरिया है, वहाँ पे क्या मिलेगा, मिथानोजेंस मिलेगा। मिथानोजेन और एक कैटेगरी है। मिथानोजेंस का एक एग्जांपल जो सिलेबस में दिया हुआ है वो है मिथानोबैक्टीरियम। ये वाला एग्जांपल सिलेबस में दिया हुआ है, हालांकि ये 12 के चैप्टर में मेंशन है, बायोगैस प्रोडक्शन में मेंशन है, तो वहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम यहीं से याद करना स्टार्ट कर देंगे। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है एक चीज़ कि आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बाकी बैक्टीरिया से अलग है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है, बस अलग है तक ही दिया है। एग्जैक्ट कौन से केमिकल से बनता है वो दिया नहीं है, तो आपको याद भी नहीं रखना होगा। लेकिन नॉर्मल वाले जो बैक्टीरिया है हमारे, यू बैक्टीरिया जो है, उनके सेल वॉल किस चीज़ से बने हैं, यू बैक्टीरिया के सेल वॉल जो बने हैं वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन, हम लोग पहले पढ़े थे। पेप्टाइडोग्लाइकेन बोल के एक मॉलिक्यूल है, इस चीज़ से बना हुआ है हमारा नॉर्मल जो बैक्टीरिया है, जो यू बैक्टीरिया है उनके सेल वॉल। लेकिन आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल बिल्कुल पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बना हुआ है, इससे भी और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे बना हुआ है, जिसका नाम आपको नहीं जानना है क्योंकि ये नीट में नहीं आएगा। सिर्फ ये जानना है कि आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल यू बैक्टीरिया के सेल वॉल से अलग होते हैं। यू बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है, जो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स का डेरिवेटिव है। एंड
दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब एक्सट्रीम कंडीशन में आर्कीबैक्टीरिया कैसे सर्वाइव कर सकता है, ये क्वेश्चन भी डाला जा सकता है। अगेन उसके सेल वॉल बड़े ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, इस वजह से वो हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे नॉर्मल यू बैक्टीरिया वाले सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो सेल वॉल में जो मॉलिक्यूल है वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन, वो इतना हार्श एनवायरनमेंट टैकल नहीं कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, तो वो मर जाएगा। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ, गट मतलब इंटेस्टाइन, पेट हम लोग का जो है जहाँ से खाना पास होता है, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, ये रूमिनेंट एनिमल मतलब क्या है, ज़्यादातर ये कैटल वाले होते हैं, हार्बीवोर होते हैं, और इनके जो स्टोमक है वो अलग अलग हिस्सों में कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन किया गया है। तो इसके स्टोमक रूमिनेंट एनिमल हुआ तो क्या होगा, स्टोमक का कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन किया गया है, अलग अलग कॉम्पार्टमेंट्स बना है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन। कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन तो स्टोमक के अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हैं, जो हम लोग के स्टोमक में नहीं है, जो हायर एनिमल्स में सब में नहीं है, ज़्यादातर हार्बीवोर्स में होता है, कैटल्स में होता है। यहाँ पे एग्जांपल भी मेंशन किया हुआ है, काउज, बफेलोज, ये जो एग्जांपल है कैटल के। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, तो ये मीथेन के लिए मीथेन बनाते हैं, ये जिसको बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बायोगैस में सिर्फ मीथेन नहीं रहता है, लेकिन मीथेन बायोगैस का एक इम्पॉर्टेंट वाला हिस्सा है, और भी गैसेज रहते हैं, लेकिन मीथेन बायोगैस का एक इम्पॉर्टेंट गैस है, जिसको CH4 से भी मेंशन किया जाता है, केमिस्ट्री में तो आप पढ़े ही होंगे। तो बायोगैस जिसका मेन कंपोनेंट है मीथेन, मेजॉरिटी में मीथेन ही रहता है। ये मीथेन प्रोड्यूस कौन करता है, मिथेनोबैक्टीरियम प्रोड्यूस करते हैं, या और सिंपल देखें तो ग्रुप के हिसाब से देखें तो मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। मिथेनोजेंस बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता है, कहाँ पे करेगा ये, रूमिनेंट एनिमल्स जो है उनके स्टोमक में, प्रिसाइजली याद रखना है, उनके गट में, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल में ये रहता है। कौन, हमारे मिथेनोजेंस, और ये क्या बनाते हैं, ये बायोगैस बनाते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। डंग मतलब गोबर, एक्सक्रीटा भी बोलते हैं इसको। एक्सक्रीटा को यूज करके ये क्या बनाएगा, ये मीथेन गैस बनाएगा, ये बायोगैस बनाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, वो भी याद रखना है कि ये जो मिथेनोजेन है, ये मिथेनोजेन कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे बोला है कि एक एनिमल के गट के अंदर, मतलब ये गट में रह रहा है, तो एनिमल के अंदर रह रहा है, कोई एक होस्ट के अंदर रह रहा है। तो यहाँ पे होस्ट एनिमल कौन है, काऊ हो सकता है, बफेलो हो सकता है, कोई भी कैटल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं आपको, एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मिथेनोजेन वाले जो बैक्टीरिया है, ये कहाँ रहेगा, ये गट में रहता है, होस्ट के गट में रहेगा, मतलब कोई ना कोई एनिमल के अंदर रहेगा, ये कोई ना कोई एनिमल के ये अंदर रहेगा। जो भी एनिमल किसी और एनिमल के अंदर रहते हैं, सरवाइव करते हैं, उसका न्यूट्रिशन निकालते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एनएरोबिक नेचर के होते हैं, वो ज़्यादातर एनएरोबिक नेचर के होंगे। तो यहाँ पे जो मिथेनोजेन है वो एनएरोबिक है, ये भी याद रखते हैं। तो यहाँ पे जो मिथेनोजेन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, या मिथेनोबैक्टीरियम के बारे में बात कर रहे थे, वो क्या है, वो एनारोबिक इन नेचर है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल शेयर करना, और लाइक सब्सक्राइब जितना हो सके कीजिएगा। आगे उससे क्या होता है कि मोटिवेशन बनता रहता है। ऑलरेडी जितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, कुछ कमेंट्स भी मिले हैं, बड़ा ही प्यारा कमेंट मिला है, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और भी ज़्यादा चैप्टर्स की रिक्वेस्ट भी आए कि जल्दी जल्दी सर बनाइए और ज़्यादा चैप्टर्स के वीडियोस जो इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके जल्दी ही अपलोड करें, और साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगा। आज के लिए बाय बाय।